अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पार्ट बी स्टार्ट करते हैं और रिवीजन की तरह का जो होता है लेक्चर। वैसे तो मैंने सुबह वाली क्लासेस के अंदर करवा दिया था रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रिवाइज, लेकिन दूसरी मेरी जो क्लास है उस क्लास में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम इसमें आ रहा था और फिर क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने रिवीजन क्लास जो है वो रिवर्सल से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ताकि उन बच्चों को रिवर्सल दोबारा से उनका रिवाइज हो सके, उनको कोई मसला है तो वो ख़त्म हो जाए। बाकी अगर आप में से किसी को मसला हो, आपको क्लियर हो गया हो, तो आगे कर लीजिएगा और स्पटनिक की या अगली जो डिस्कशन हो उसके अंदर उसी को आप सुन लीजिएगा। ठीक है, कितने बजे? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले IS 36 के अंदर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में रिवाइज़ करवाता हूँ। मैंने आपको 2 सवाल क्लास में करवाए थे और तीसरा सवाल टेस्ट में दिया था। जो 2 सवाल क्लास में करवाए थे वो मैं दोबारा करवाऊंगा तसल्ली से, रूल्स समझाकर, और टेस्ट वाला सवाल फिर आप दोबारा कर लीजिएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं कल उसको भी डिस्कस कर लूँगा, या हो सकता है मैं साथ ही डिस्कस कर लूँ 2 मिनट आपको दे के कि आप उसको अटैम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है ना। आके बैठ जाओ। अच्छा जी, आपके लेक्चर नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन रिवर्सल वाले मैंने लिखे थे, अगर आपको याद हो तो। ये आपकी बुक्स का पेज नंबर 448 बनता है, जिसमें इम्पेयरमेंट के लेक्चर नोट्स थे एंड पे, वॉल्यूम 1 में। ठीक है, वो उस पेज के ऊपर ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, लिखे हुए क्वेश्चंस थे। इनको मैंने सॉल्व करवाया था रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के अंदर। ठीक है भाई, खामोश रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। जो वॉल्यूम 1 के अंदर IS 36 में, IS 36 के एंड पे लेक्चर नोट्स हैं, पेज 448 पे, उधर मैंने हाथ से लिखे हुए ये सवाल लिखे थे। आप लोगों ने तस्वीर बनाई होगी और हो सकता है इन सवालों को आपने नोट भी किया हो। ठीक है, मैंने इन्हीं सवालों को यहाँ से कॉपी किया है और दोबारा से जाके लिख दिया और इनको दोबारा नए सिरे से मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इम्पेयरमेंट का रिवर्सल इस दफ़ा आया है ICAP की तरफ से और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इसमें से वो टेस्ट कर ले। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो ये 2 सवाल हैं जी, ये 2 सवाल हैं जिनको मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, कॉस्ट मॉडल वाला पहला सवाल है। एसेट की कॉस्ट है 1 जनवरी 10 पे 1 लाख, लाइफ है 10 साल, रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 11 पे भी गिवन है और 31 दिसंबर 13 पे भी गिवन है। अब वैसे तो पूरा सवाल हो तो लंबी चौड़ी कहानी लिखी होती है जी, आप ये मसला हो गया तो इस वजह से जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, रिकवरेबल अमाउंट इतनी है, या निकालनी भी पड़ जाती थी कभी कभी। लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर सवाल में रिकवरेबल अमाउंट दे देना किसी डेट पे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लिया करो, कोई हर्ज नहीं होता। तो ये ज़रा शॉर्ट सवाल थे, क्लास में बना हुआ सवाल जैसे होता है। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट सवालों के अंदर ये ऐसे ICAP की किताब वाले सवाल थे जो ICAP ने सप्लीमेंट दिया था। ठीक है ना, तो वो उन सवालों के अंदर बस रिकवरेबल अमाउंट लिख दी जाए तो ही काफ़ी है, हम उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से उस दिन पे गुजार लेंगे। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। 1 जनवरी 10 पे कॉस्ट है एसेट की 1 लाख रुपया। ठीक है जी, और लाइफ 10 साल है। सवाल ने कुछ नहीं बताया, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। रेजल वैल्यू तो है नहीं, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10 रुपये, बुक वैल्यू 90। रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 11 पर उसने सवाल ने दी है, तो पहले 31 दिसंबर 11 पे एसिड को ले तो जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन किया हुआ हमने, दोबारा कर रहे हैं। लेक्चर, हाँ इन बच्चों को लेक्चर भी याद है, प्री वालों कुछ शर्म करो। अच्छा जी, सुनो 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 सुनो, अगले साल डेप्रिसिएशन का मेथड सेम है तो फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा के टाइम ज़ाया नहीं करना। और 31 दिसंबर 11 पे बुक वैल्यू आ गई 80 रुपये। अब ये बुक वैल्यू भी ग्रीन और ऊपर इस दिन जो रिकवरेबल अमाउंट सवाल ने दी हुई है वो भी ग्रीन, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। मैंने आपसे कहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस तब आता है जब एसेट किताबों में जितने पे नज़र आ रहा हो उतना भी हम रिकवर ना कर पा रहे हों, यानी उसकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। तरीका तो खैर ये लिखवाया था कि ज़रा दूर करके बुक वैल्यू लिखना, ओहो लाइन छोड़ के बुक वैल्यू लिखना। ठीक है, और अगर तो सवाल के अंदर 80 बुक वैल्यू है और सवाल के अंदर यहाँ पे दे दे 90, तो यहाँ पे फिर क्या लिख लेना? 80 ही लिख लेना और नो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर सवाल के अंदर बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट कम है, जो कि है, तो फिर आपको एसेट को राइट डाउन करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपकी बुक वैल्यू रिवाइज हो जानी है 80 से 64 पर, ठीक है। तो फिर रिवाइज बुक वैल्यू, वैसे आप ज़बानी देखकर भी पहली बार भी रिवाइज लिख सकते थे, ठीक है ना। रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है जी? 64। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया जी कितना? 16 का। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या सिखाई हुई है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर दो या एसिड क्रेडिट कर दो, बात एक ही है। आपने अगर जर्नल एंट्री सवाल में मांगे तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ही क्रेडिट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एसिड क्रेडिट करूंगा ताकि रिवर्सल के वक्त वो डेबिट हो तो जरा नजर आ रहा हो कि इंपेयरमेंट लॉस आया तो एसिड कम हुआ था। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट से नहीं भी समझ आती कभी एकदम से देखते हुए, ठीक है ना। तो इंपेयरमेंट लॉस जब आया तो एसिड कम हुआ और जब रिवर्सल आएगा तो एसिड बढ़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एसिड हैं, दोनों ही सही। आप भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, इंपेयरमेंट डेबिट एसिड क्रेडिट, चाहे तो आप ऐसे एंट्री कर लें, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, इंपेयरमेंट डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं एंट्री कर रहा हूं इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसिड क्रेडिट, कितने से जी? 16 से, ठीक हो गया जी। ये इंपेयरमेंट लॉस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक हो गया जी। चलें जी, अब आगे बढ़ें। अब अगली रिकवरेबल अमाउंट तो 31 दिसंबर 13 पे है ना, तो पहले वहाँ तक जाएं तो सही। अब 31 दिसंबर 12 पे जब डेप्रिसिएशन लेनी है तो आपको पता है अगर एसेट इंपेयर हो जाए तो उसकी बाद वाली डेप्रिसिएशन में रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू 64 है, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे जिस दिन रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकाली है उस दिन खड़े होके, यानी इंपेयरमेंट के दिन खड़े होके। तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक 1 साल, 31 दिसंबर 11 तक 2 साल गुजर चुके हैं, 10 में से 2 गए तो बाकी 8, डेप्रिसिएशन आ गई 8 रुपये। बाकी एंट्रीज में कर नहीं रहा, सारी एंट्रीज हैं, एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट 100 रुपये, फिर डेप्शन डेबिट, डेप्शन क्रेडिट 10 रुपये, मैं सिर्फ इंपेयरमेंट की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, कितना? 56 आ गया। अभी भी 31 दिसंबर 13 पे नहीं पहुंचा एसेट हमारा, तो 1 साल और डेप्रिशिएट करेंगे और दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 8 और 48 पे आ गई हमारी बुक वैल्यू। अब ये येलो बुक वैल्यू है और सवाल के अंदर येलो रिकवरेबल अमाउंट है, सामने आमने रख लिया आपने। जब रिकवरेबल अमाउंट कम हुई थी और इतनी कम हुई थी कि बुक वैल्यू से भी नीचे गिर गई थी तो इंपेयरमेंट लॉस आया था। इसी तरह से जब रिकवरेबल अमाउंट हालात बेहतर होने पर इंप्रूव हो जाए, बढ़ जाए और इतनी बढ़ जाए कि बुक वैल्यू से ज़्यादा चली जाए तो फिर आपको गेन तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत, लेकिन जितना लॉस पहले रिकॉर्ड किया था एटलीस्ट उसको तो रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो रिवर्सल तो होना है। नज़र आ रहा है कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है, हालात बेहतर हो गए हैं। पहले जब रिकवरेबल अमाउंट गिरी थी तो 64 पे चली गई थी, आज बेहतरी आई है, 70 पे चली गई है। तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ी है तो रिवर्सल तो आएगा इंपेयरमेंट का, ठीक है। गेन तरह की चीज़ आएगी, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस क्या होता है, एक तरह की इनकम ही होती है ना। लेकिन मैंने बच्चों कहा था कि अन्यवाह नहीं कर लेना आपने 70 को यहाँ पे, बल्कि एक रूल हमने बनाया हुआ है, रूल बनाया था जो आपको भूल गया हो शायद, तो इसलिए मैंने उसको रिवाइज करवाया। वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि रिवाइज, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है, रिवाइज बुक वैल्यू आनी है। बोलो, ये रिवाइज बुक वैल्यू मैंने कहा अन्यवाह 70 नहीं उठा लेनी, अन्यवाह समझते हैं ब्लाइंडली, ठीक है जी। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू आपने 70 ही नहीं उठा लेनी, बल्कि एक छोटी सी वर्किंग करनी है उसके लिए, और उस वर्किंग के अंदर आपने जो 2 में से लोअर हो उसे रिकवरेबल अमाउंट बनाना है, ये बुक वैल्यू बनाना है रिवाइज वाली। कौन सी 2 चीज़ों में से? एक वो रिकवरेबल अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी 70 रुपये सवाल ने बताई, और दूसरी वो बुक वैल्यू जो अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो इस वक्त होती, इस वक्त यानी 31 दिसंबर 13 पे होती। अब वो बुक वैल्यू, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन निकालना हो, वो बुक वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस्ट मॉडल में हो ना, कॉस्ट मॉडल में, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ के लाना पड़ेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट को, और इसको लेकर आओगे इस दिन पर हैड देयर बीन, बल्कि इसको यहां नीचे वाली वर्किंग में लेके आओ, ठीक है। आप इस ओरिजिनल कॉस्ट को लेकर आओगे
ये जो आपने निकालना है ना बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू क्या चीज यूज करके निकलेगी? ओरिजिनल कॉस्ट यूज करके निकलेगी। क्या यूज करके निकलेगी जी? ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, और दरमियान में ये नहीं हमने देखना कि इंपेयरमेंट, तो ये तो कह रहे हैं कि अगर ये इंपेयरमेंट ना होती तो आज बुक वैल्यू कितनी होती, ताकि कहीं हम रिवर्सल करते हुए खुदा ना खास्ता कोई गेन ना रिकॉर्ड कर दें। बात समझो, अगर आप यहां 70 लिख दो ना तो 48 और 70 का डिफरेंस 22 बनता है। वो लॉस तो 2 साल पहले 16 आया था, वो तो आज इस्तेमाल भी 2 साल हो चुका है, तो ऑलरेडी कम हो गया उन्हें, ना कि आप उल्टा 22 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो रूल क्या है, आपने दो चीजें कंपैरिजन में लेनी है। एक रिवाइज बुक वैल्यू क्या होगी, एक बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, और दूसरा जो बुक वैल्यू ये रिकवरेबल अमाउंट जो सवाल ने दी हुई है, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आपकी रिवाइज बुक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या होगी जी? रिवाइज बुक वैल्यू इज लोअर ऑफ बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट और रिकवरेबल अमाउंट। इनमें से जो लोअर होगा वो आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट ये कैसे निकालनी है? मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ना है। 100 है देख लो, ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ना है और उसको लेकर आना है 31 दिसंबर 13 पे बगैर इम्पेयरमेंट को अज्यूम किए। तो माइनस कर दें, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी 100/10, लेकिन हमने इसको लाना है, यकम जनवरी 10 को खरीदा था ना, तो 31 दिसंबर 10, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, कितने साल गुजर गए? इंटू 4। अब ये 40 आता है आंसर, यानी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है 4 साल की? 40। लेकिन हमें चाहिए क्या? बुक वैल्यू। तो 100 में से 40 जाएगा तो 60 आएगा। ये है बुक वैल्यू अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो। एक हमने वैल्यू निकाल ली, और दूसरा है वो रिकवरेबल अमाउंट जो सवाल ने दी हुई है, वो कितनी है? 70। इन दोनों में से लोअर क्या है? तो फिर हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या होगी? 60। ठीक है, वो हमने यहां पे लिखा, और कितना से रिवर्सल पड़ गया? यहां पे आपने लिखा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट बैलेंसिंग। एंट्री कैसे करेंगे आप ही बता दें। एसेट बढ़ गया है जी, एसेट डेबिट कितने से? 12 से। और इधर देखो, इधर देखो, मैंने यहां पे इंपेयरमेंट लॉस ही लिख दिया, कोई मसला नहीं है। किसी ने यहां पे इंपेयरमेंट गेन लिख दिया, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने गेन को तो वैसे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो इतना बढ़ने ही नहीं दिया कि कहीं गेन रिकॉर्ड हो। दरअसल वो लॉस प्रीवियसली बुक लॉस को ही रिवर्स कर रहा है। गेन लिख भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, इंपेयरमेंट लॉस लिखो। अब आप कहोगे सर ये रिवर्सल हो रहा है, तो मैं कहूंगा बेटा रिवर्सल हो रहा है, तो मैंने कब कहा रिवर्सल नहीं हो रहा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ही तो हो रहा है। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है। डेबिट हुआ था तो बढ़ा था, आज क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब क्या? कम हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो एक्सपेंस का क्रेडिट होना या इनकम का रिकॉर्ड होना, बात तो एक ही है। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि आप इसकी एंट्री यूं भी कर सकते थे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 16 से, और यहां पे आके ये एंट्री ऐसे कर सकते थे, अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट, उसी का उलट अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस डेबिट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर सकते हो। लेकिन मैंने एसेट इसलिए लिखा है ताकि आसानी से समझा सकूं कि देखो इंपेयरमेंट जब हुई थी तो एसेट कम हो गया था, जब इंपेयरमेंट रिवर्स हुई है तो एसेट बढ़ गया। ठीक है, नहीं वो रूल कोई नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ फाइनल वर्जन है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन से निकाला है आप लोगों को, इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। एक ही तरीका बता रहा हूँ, दोनों मेथड्स के अंदर बता रहा हूँ। अब मॉडल दूसरा लेते हैं, ठीक है, और फिर ऊपर एक छोटी समरी बनाई हुई है ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। थोड़ा कन्फ्यूज थे बच्चे, इस वजह से फिर मैंने एक ही ये 20-25 मिनट के अंदर सारी बात का सोचा। ठीक है, अब सुनो, दूसरा सवाल है रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो क्या करना है। रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो इंपेयरमेंट आ जाए, वो तो हमने वैसे ही सीखा होता था कि हमने कहा था कि इंपेयरमेंट लॉस आए तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना जैसे रीवैल्यूएशन लॉस आता है। लेकिन रिवर्सल की बात फिर भी मिक्स हो जाती है। टेस्ट के अंदर जो सवाल था उसमें था ही रीवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन उसमें 2 ऑप्शंस थे। ठीक है ना, बहरहाल ये तो एक कॉस्ट मॉडल था, दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल है। यकम जनवरी 10 पे हमने एसेट खरीदा, कॉस्ट है इसकी 100 रुपया, 100। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 100 डिवाइड बाय 10 लाइफ 10 साल गिवन है, 10 की डेप्रिसिएशन आई, बुक वैल्यू 90 हो गई। लेकिन साथ ही ज़रा गौर से देखें, रीवैल्यू हो रहा है 31 दिसंबर 10 पे ऐसे, तो इसी दिन रीवैल्यू कर दें, एक लाइन खाली छोड़ें और रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। कितनी है जी रीवैल्यूड अमाउंट? 121.5, 121.5। तो सरप्लस आ गया जी, कितना?
30 और ये सारे का सारा। वैसे तो इसकी एंट्री करना बनती नहीं है, मैं ज़बानी बोल देता हूँ। इसकी एंट्री क्या करोगे? सिर्फ इसकी एंट्री, वो मैं ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं कर रहा, सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस आने की एंट्री। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि एक्यूमुलेशन को डेबिट करके एसिड क्रेडिट करेंगे 10 रुपये से, फिर अगली एंट्री करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस 31/5 की एंट्री पूछ रहा हूँ। एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हैं। पूरी बात नहीं की आप लोगों ने, ज्यादती की मेरे साथ। ये ज्यादती है मेरे साथ आप लोगों ने, मैंने बड़ा टाइम लगाया था इस पे। जिस दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस आए या जाए, रीवैल्यूएशन के दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर हिट हो रहा है तो इन ओसीआई लिखना जरूरी है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ठीक है। तो ये पहली एंट्री है जिसके अंदर आपने लिखना था एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। याद आ रहा है? चलें जी, ऐसे ही इंशाल्लाह रिवीजन करोगे तो सब याद आएगा बेटा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। लगता है ऐसे है कि भूल गया, कुछ भी नहीं भूला होता। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2011 आया। अब वो 12 तक लेके जाना है। रिकवरेबल अमाउंट इम्पेयरमेंट टेस्ट 12 कैंड पे जाके लगाना है, फिलहाल 12 पे ले तो जाए। 31 दिसंबर 11 तो 121.5 को डेप्रीशिएट करना है लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट को, और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर। तो 1 साल गुजर गया, 9 बाकी। हशर भी हो गया और साथ ही नशर भी करो जी। 3.5, ये 3.5 तो गालिबन इसका आया है भाई। 2 बार सवाल किया, ऐसे ना करो अब मेरे साथ, तीसरी बार कर रहा हूँ आज के दिन में जी। और तुमने भी पहले क्लास में सुबह किया है, नोट नहीं किया जी। 108 और 28, ठीक है। अभी भी 12 के एंड पे पहुंचाना है, तो अगले साल दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखने बैठ जाना, स्ट्रेट लाइन मेथड है। बताएं जी, बुक वैल्यू 94.5 और 24.5, ठीक है जी। और ठीक है, प्री का सेकंड बैच तुम लोग भी देख रहे होगे ये। अच्छा, मज़े क्या हैं, उनको नहीं समझ आई इसलिए दोबारा, आपको समझ आ गई, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। कहते हैं हमें भी दोबारा बताएं। अच्छा जी, 31 दिसंबर 12 आ गया। लो जी लो भाई, ग्रीन ग्रीन हो गया, ग्रीन ग्रीन इधर। बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 12 पर 94.5, जबकि रिकवरेबल अमाउंट है 65.1। जितना किताबों में नज़र आ रहा है उतना भी रिकवर नहीं हो रहा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिखें जी। इंसान बने जी। रिवाइज बुक वैल्यू 65.1। इंपॉर्टेंट लॉस कितना है? अब 30.4 का लॉस आया है, वही सेम ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन लॉस वाला, पहले ये सरप्लस को खाएगा। 29.4 आ रहा है, चलो लॉस तो फिर भी उन्हें खाना ही सी। बाकी कितना बचा? 4 ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस चूंकि आया है, चुनाचे इसकी एंट्री कर लेते हैं। एसिड क्या हो रहा है जी? क्रेडिट। वर्किंग की तरतीब से ही चल लेते हैं ना। सबसे पहले 29.3 से 29.4 से एसिड क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट में रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, डेबिट। लेकिन आपने पूरी बात नहीं की। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट कितने से? 24.5 से, और बाकी का बैलेंसिंग इम्पेयरमेंट लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाता है, ये 4 ठीक है जी। चलें आगे। उसके बाद 31 दिसंबर 14 पर लेकर जाओ दोबारा से, फिर रिकवरेबल अमाउंट गिवन है तो पहले 14 पे पहुंचे तो सही। 13 की डेप्रीसिएशन, अब चूंकि इम्पेयर हो गया है तो 65.1 को डिवाइड करेंगे। बोलें जी। 31 दिसंबर 12 पे लाइफ निकालनी, तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक 1 साल, 11 तक 2 साल, 12 तक 3 साल। 10 में से 3 गए, बाकी 7। हशर और नशर नहीं, एंट्री तो नहीं होती भाई। 4.9 में से जो कमी होगी उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन वर्किंग में क्यों करते थे ये प्रूव कराया था भाई।
इसको भी साथ ले जाओ, जिसके साथ बातें कर रहे थे आसपास। तुम्हें ये इसको नहीं कह रहा मैं, तुम्हारे साथ वाले को कह रहा हूँ। हाँ जी बेटा ठीक है। अच्छा जी चलें जल्दी करें, टाइम नहीं है। इसको साथ ही ले जाओ। बैठ जाओ यार, अभी बैठ जाओ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब मैं क्लास से बाहर निकालूंगा तुम्हें, ठीक है? प्लीज़ बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अगली बार बोलोगे तो अब क्लास से बाहर जाओगे। अच्छा जी, जो बोला है उसको पता है, जो तुम्हारे साथ बोल रहा था तुम्हारे साथ वाला भाई, ठीक है? अच्छा जी सुने प्लीज़, प्लीज़ बेटा जी। 31 दिसंबर 13 पर बुक रिडम्पशन कितनी आ गई? 9.3 और इधर 0.7 पॉजिटिव, 55.8 और 4.2 नेगेटिव। अभी भी 31 दिसंबर 14 पे पहुंचा नहीं है एसिड, एक साल और डेप्रिशिएट करें। आप दोबारा फॉर्मूला मत लिखना, 9.3 और 0.7 पॉजिटिव, 46.5 और 3.5 नेगेटिव। अब ये येलो वाली बुक वैल्यू आ गई और ऊपर नज़र आ रहा है कि ये 55 पे चली गई रिकवरेबल अमाउंट, यानी इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो रिवर्सल तो होना है लेकिन अंधाधुंध नहीं। अच्छा जब पहली बार ये सवाल किया था ना, तो चूंकि इस पे एप्लीकेबल नहीं था ये वाला रूल, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं था इस वजह से डायरेक्ट ही मैंने 55 लिख दिया था। लेकिन रूल लगा लेते हैं ताकि पक्का पक्का रूल पता तो लग जाए, दोनों पे रूल तो सेम है। तो रिवाइज बुक वैल्यू अन्यवा नहीं लेनी बल्कि उसकी वर्किंग होगी, ठीक है जी। और वर्किंग में रूल क्या है? रिवाइज्ड बुक वैल्यू इज लोअर ऑफ बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट और रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन ये बुक वैल्यू जो है चूंकि रीवैल्यूड एसेट की है, इसको कैलकुलेट करना हो तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ कर लाओगे। इस लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को, एंट्री को मिटाने मत देना इसको, ठीक है, इस रीवैल्यूड अमाउंट को लेकर आओगे और इसको आपने 31 दिसंबर जो भी डेट है उस तक पहुंचाना है, ठीक है। तो लेटेस्ट, क्योंकि उससे पहले वाली कहानी तो खत्म हो गई है ना, रीवैल्यूड एसेट है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं, तो 121.5। बस इसके बाद वाली इंपेयरमेंट को नहीं देखना हमने कि कभी हुई थी, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, ठीक है ना। तो 121.5 और कितने पर डेप्रीशिएट कर रहे थे इसको रीवैल्यू होने के बाद, कितने साल पे? 9 साल इसकी लाइफ ली हुई थी हमने, याद है? तो इसी तरह से ये होता आता, अगर इंपेयरमेंट ना होती तो हम वो कह रहे हैं 1 डिवाइड बाय 9 इंटू। अब 31 दिसंबर 14 पे इसको पहुंचाना है, लास्ट रीवैल्यूएशन हुई है 31 दिसंबर 10 पे, तो 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, कितने साल? 4। तो इंटू, चलो 121 तो हाँ माइनस कर लेते हैं, 121.5 बटा 9, 9 ही है ना, इंटू 4 जी, 67.5। और सवाल में गिवन है रिकवरेबल अमाउंट 55, तो ये वैसे ही लोअर था, जब पहली बार करवाया था ना तो ये 55 ही उठा लिया था, ठीक है ना। लेकिन अब रूल पक्का पक्का याद कर लें, रिवाइज बुक वैल्यू आ गई 55, हालात बेहतर हो गए, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आ गया, बैलेंसिंग कितना जी? 8.5। इसने पहले जाके सरप्लस को रिवर्स किया और बाकी 5 सरप्लस में नजर आएगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर लें, एसिड बढ़ गया, एसिड कितने से डेबिट भाई? 8.5 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बढ़ गया इन OCI 5 से, और इम्पेयरमेंट लॉस ही चाहे लिख दो, मैंने आपको कहा है, क्योंकि बहरहाल जा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहा है ना, उसको क्रेडिट कर रहा है, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितना हो गया? तो इम्पेयरमेंट गेन लिख दो तब भी माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन बेटर है इम्पेयरमेंट लॉस लिखो, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस जब भी आता है या जाता है रीवैल्यूएशन के दिन इन OCI ही लिखते हैं। ये तो बहुत लंबी डिस्कशन करके प्रूव किया था हमने, एक लेक्चर पूरा, जिसके अंदर हमने वो 3-4 सिनेरियोज मैंने बनाए थे, 3-4 साल बनाए थे। बेटा ये 10वें टाइम भी आया बेटा, 1 मिनट, एक बच्चे का सवाल चल रहा हो ना उसे पूरा होने दिया करें, और साथ वाले से मत बोला करें भाई, ना साथ वाले से बोला करें जब मैं किसी को समझा रहा हूं, तो ये शदीद बदतमीजी वाली बात होती है। अच्छा जी,
बेटा जितनी बार मर्जी, मैं ये चाहता हूँ कि वो कुछ याद है किस लेक्चर के साथ हमने वो किया था? IS 8 के साथ तो नहीं, IS 1 के साथ किया था मेरे ख्याल से। अल्लाह करे मुझे इधर नहीं, लेकिन वो हमने किसी सवाल के साथ जाके किया था। अल्लाह करे इधर मिले, इधर नहीं मिल रहा। मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ वैसे ये। हाँ जी, उसी में ही जा रहा हूँ, अब वहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये भाई कुछ ऐसी बात थी। देखो फर्स्ट टाइम वाले को तो सिर्फ हमने नहीं लिखा था रीवैल्यूएशन सरप्लस में। जब भी कभी रीवैल्यूएशन हुई, चाहे वो क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, रीवैल्यूएशन के दिन अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस हिट हुआ तो मैंने कहा था उसको ओसीआई से रूट करा के लेके जाएंगे। तो की हुई बात है, भूलो मत, ठीक है। इसीलिए तो लिख लेता हूँ, वक्त ज़रूरत सनद रहता है और काम आता है। कौन सा टॉपिक कर रहे थे अभी? चलो यहीं पे कर रहे थे जी। ये है रूल। अच्छा सुनो, असल बात तो फिर यही निकली ना। बेटा ओसीआई रीवैल्यूएशन सरप्लस, देखें रीवैल्यूएशन मॉडल में रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है, वरना नहीं आता। रीवैल्यूएशन मॉडल में आप होगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ने जब भी हिट होना है, आपने उसको ओसीआई से रूट कराना है। इतनी सी बात याद रखें, ठीक है जी। बेटा नोट बाद में करना, पहले ये सुनो। रूल क्या बना? रूल क्या बना? जब भी रिवर्सल ऑफ, इतनी सी बात है रिवर्सल बस, जब भी कभी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आएगा तो आपने क्या करना है? एट द टाइम ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट द रिवाइज्ड बुक वैल्यू शैल बी लोअर ऑफ बुक वैल्यू हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट और रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो ये बुक वैल्यू निकालोगे फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट। और अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो ये बुक वैल्यू निकालोगे फ्रॉम लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। तो पहले इसकी पिक्चर लें, उसके बाद सॉल्यूशन की पिक्चर लें। जी बेटा। बेटा जैसे नोट के ऊपर इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट पड़ा था, कहाँ से सवाल आया? इम्पेयरमेंट से एक एक्सपेंस बढ़ा था और एक्यूमुलेशन बढ़ गई थी, अभी वही रिवर्स हो जाएगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर आपका जो नेगेटिव होना था वो पॉजिटिव होगा और एसेट आपके को बढ़ा देगा। ऑपोजिट रिवर्सल है ना बेटा, ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा जो लॉस का आया था। बेटा आपने रिवर्स करना है इम्पेयरमेंट को, तो अगर सेक्शन पड़ा हुआ है इम्पेयरमेंट का तो उसी के अंदर रिवर्सल करोगे। कि रिवर्सल के लिए कुछ चौथा सेक्शन डालना है, वो इम्पेयरमेंट ही रिवर्स कर रहे हैं, ओके। मैंने तो यहाँ नाम नहीं बदला, इम्पेयरमेंट लॉस ही लिख लिया रिवर्सल में भी। मैंने तो गेन भी नहीं लिखने दिया इसीलिए आपको। आप लेटेस्ट वाली ही पकड़ोगे जी। बेटा मसला ये है कि रीवैल्यूएशन मॉडल है और मसला कोई नहीं है। वरना आप कॉस्ट मॉडल में देखो भाई, ये तस्वीर खींच ली है, कहते देखो भाई ये है असल कहानी अब पूरी। एक मिनट, ताकि तस्वीर भी साथ ही खींचने वाले खींच लेंगे। ये देखो भाई, अगर कॉस्ट मॉडल है तो पूरी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में गई और रिवर्सल भी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में गया। यहाँ मसला क्या है? मसला रीवैल्यूएशन मॉडल है, मसला इम्पेयरमेंट का रिवर्सल नहीं है, मसला रीवैल्यूएशन मॉडल है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में चल रहे हो भाई, लॉस आने पर फिर पहले क्यों रीवैल्यूएशन सरप्लस को हिट किया था? सारा क्यों नहीं लेके गए प्रॉफिट एंड लॉस में? ये मसला है। ये उसको भी जो मसला आ रहा था आपको वही मसला आ रहा है। मसला रीवैल्यूएशन मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल की वजह से रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है तो लॉस आने पे पहले उसको हिट करके बाकी ले गए। इसीलिए जब रिवर्सल भी आया तो फिर उसी का हक बनता है कि उसको भी वापस वहां से हिट करा के बकाया को लेके जाओ, ठीक है। जी बिल्कुल नहीं, वो नहीं है बेटा, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये इम्पेयरमेंट है।
वो हर साल की एंट्री है, वो विद इन इक्विटी मूवमेंट आएगी। ओके, अच्छा जी, तस्वीर खींचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, टेस्ट नंबर कौन सा था? प्री वालों का तो 3 नहीं था। पॉज करें जी, मैं टेस्ट ढूंढ लूँ जी। ये सवाल काइंडली सॉल्व कर लेंगे आप लोग 2 मिनट में? अच्छा चलें, ऐसा करें, ये टेस्ट 3 वाला सवाल है, इसको होमवर्क में ले लें, 5 मिनट का सवाल है, कल करवाता हूँ, ठीक है? आज कुछ नया कर लेते हैं, ये काम तो हो गया। बस इसके अंदर ये इधर देखो, 2 ऑप्शंस थे, मेथड, ये मॉडल रीवैल्यूएशन ही है दोनों के केस में, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो के अंदर जब रिवर्सल का मौका आया है, तो गालिबन, हाँ, पहले सिनेरियो के अंदर आपकी लोअर जो है वो लोअर वाला रूल जो है वो लगा नहीं था, ठीक है? लेकिन दूसरे के अंदर, यानी कि जब जो क्वेश्चन 2 करवाया ना, पहला पार्ट बिल्कुल वैसा होगा, दूसरे पार्ट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा वो दूसरा रूल जो हमने एंड पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको कीजिएगा, ये सवाल टेस्ट में किया हुआ है ना, दोबारा एक बार कीजिएगा, ज़रा रिवीजन करवाइए ना मैंने भी, ठीक है? अच्छा जी, ये होमवर्क के अंदर आ गया टेस्ट का क्वेश्चन पोस्ट वाला, ठीक है? और लेक्चर नोट्स वाली क्लास एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली दोनों, ठीक है? अब स्पटनिक वाला क्वेश्चन ओपन करें, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? कौन सा वो पूछ रहे हैं जिनको पता ही कोई नहीं है कि क्या था होमवर्क में? यार अब एक वक्त में एक सवाल ही हो सकता है। आपने किया था, हो गया था, सबसे हुआ नहीं ना। कोई नहीं, चलें 10-15 मिनट डिस्कस करके, मैंने वो दो सवाल मैंने भाई साहब पूरा नहीं डिस्कस करने, सिर्फ रीड करके आपको तसल्ली देनी है कि देखो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। आप सिर्फ इसलिए डर रहे हो कि आपने से सवाल देखा नहीं है, जो देख लो यार, करो ट्राई, कल फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? ओके, अच्छा जी सुने, जैसे इसको कल डिस्कस किया था आज करने लगे। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर मसला आपको बता दिया था, वैसे तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिए कोई मसला नहीं था, डेप्रिशिएट अलग अलग करना, लेकिन इस सवाल के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल भी था, और इस सवाल के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट भी इकट्ठी दे दी थी उसने, और उसने कहा था कि अलग अलग बुक वैल्यूज़ की बेस पर इस इकट्ठी रीवैल्यूड अमाउंट को अपोर्शन कर लेना, ठीक है? तो बहरहाल मामला शुरू हुआ कहाँ से? मामला शुरू हुआ इस कॉस्ट से। मेरा मशवरा तो यही है कि 1 मार्च की बजाय हम लिख ही वर्किंग के अंदर 1 अप्रैल लें, ताकि हमारी डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो 1 अप्रैल 2018 कॉस्ट है जी। अब कॉस्ट दिल तो बड़ा कर रहा है कि 1435 लिख लें, पर मसला ये है कि एक तो अलग अलग डेप्रीसिएशंस हैं, और दूसरा बुक वैल्यू भी हमें अलग अलग चाहिए है, क्योंकि हमने रीवैल्यूड अमाउंट को फिर अपोर्शन करना है, ठीक है? कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया सवाल? बहुत कम है, बाकी बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं। अच्छा जी, इंजन, बॉडी और डीडी। इंजन, बॉडी और ड्राई डॉकिंग कुछ लिखा हुआ था, ठीक है? और ड्राई डॉकिंग, क्या ओवर हो गया? अच्छा जी,
840, 535, 600 लिखवाते आओ। 840, ठीक हो गया जी। अब हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन करनी है यूजफुल लाइफ की बुनियाद पर। इसके ऑर्स हैं, बाकी दोनों के ईयर्स हैं। ठीक है। अच्छा, यकम मई पे वो 19 में कुछ हो रहा है, गड़बड़ हुई है, और 0.4 के अंदर मंथली सेलिंग है, इसको एनुअल करके डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। 0.7 में रीवैल्यूएशन कर रहा है, बता रहा है कि करते हैं, और 31 दिसंबर 19 और 20 पे रीवैल्यूएशन है, मतलब 18 तो सेफ ही है ना, 18 को हम लेकर चल सकते हैं। तो 18 के अंदर बस क्या होना है अब? डेप्रीसिएशन। रिपेयर भी 19 में जाकर हो रही है, तो 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है। अब उसके लिए थोड़ा सा वर्किंग अलग अलग करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, तो देखते हैं जी। सबसे पहले है एंजन। एंजन एंजन पे कौन सा मेथड लगना है? आउटपुट मेथड। तो 840 कॉस्ट है, और अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हुई तो वो माइनस करनी है, वरना ज़ीरो। गिवन है 40, गिवन है, तो 840 माइनस 40, ये तो आ गई डेप्रीशिएबल अमाउंट। डिवाइड करेंगे इसको टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट से, जितने और उसने चलना है, आउटपुट यूनिट्स भी हो सकते हैं, ऑर्स भी हो सकते हैं, और जितने इस साल में वो क्रूज चली है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं जी? टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है इसका? 50,000 घंटे इस इंजन ने चलना है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे 50 से। हज़ार क्या, ये सारा कुछ हज़ार में ही ले रहे हो ना? मिलियन है, तो इसको 50 ही कर दो। ठीक है, कोई नहीं, आगे फिर परसेंटेज ही निकलनी। ठीक है, तो 50, 50,000, 50,000 लिख दो यार, फर्क क्या पड़ता है यार भाई, आगे भी तो वही चीज़ ही आ जानी थी ना, 1000 ही आ जाने थे ना। चलो छोड़ो, 50,000 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे इस साल में जितने और चली, तो वो 360 है। नहीं, कल बता दिया था कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आता है जी? ये था बना 3240। ठीक है, 360 मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स, 3240, और इस साल के अंदर ये क्रूज चली है। टोटल कितना चलना है इसने? 50,000, तो 3240 चल गई। ठीक है जी, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई करोगे 3240 से जी, कितनी डेप्शन? 51.8। ठीक हो गया। आगे है बाडी। इनकी वर्किंग्स करनी है, थोड़ा थोड़ा इन्हें फास्ट लो भाई, अलग अलग ही हैं। अच्छा जी, बॉडी की कॉस्ट है 535। ठीक है जी, रेजल वैल्यू गिवन है 35, और लाइफ गिवन है 25 साल, तो डिवाइडेड बाय, माइनस कितना? 35 डिवाइडेड बाय। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये पूरा साल इस्तेमाल और लाइफ यूज़ कर रहे हैं फॉर डेप्रीसिएशन, तो डिवाइड बाय 25 साल की डेप्शन आएगी, इंटू 9/12 करना पड़ेगा जी, 15। इसी तरह से अगला हिस्सा है एसिड का 60। इसकी रेजुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। लाइफ कितनी है? 5 साल, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12, 9। ठीक हो गया जी। चलो पढ़ा रहे इधर, हमें क्या कहता है। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, बता दें, 788.6 .2। ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 18 जी। हो सकते थे,
बेटा अगर ईयर के गिवन होते तो आप वही ईयर वाले, ये ईयर के हमने निकाले तो हैं, ये हमने ईयर के ही तो निकाले। अगर वो सर वो कहता कि ये पूरे साल के मंथली, इधर तो मंथली है, कि कहता कि पूरे साल के, और आप ज़बरदस्ती वो रूल गलत करना चाह रहे हैं जो मैंने लिखवाया है। नहीं, आप वो ना सोचो, ठीक है। आउटपुट साल का ही देगा और वो आउटपुट पूरे साल का ही होगा, लेकिन कितना, जितना चला होगा। वो क्या कह रहा है, इतना चला है, क्या कह रहा है जी, इतना चला है, तो वो आपको और वही देता है। अभी अभी रूल याद कराया, क्यों बच्चों का रूल ख़राब करते हो, ठीक है। बाकी अगर उस तरह की सिचुएशन बने जो आप सोच रहे हो तो वैसे कर लेना जैसे आप सोच रहे हो, बाकी बच्चे इसको इग्नोर करें। अच्छा जी, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन हो रही है 31 दिसंबर 19 पे, अभी 18 पे पहुंचे हैं और ये 26 मिली। अच्छा, एंट्रीज मांगी हुई थी, तो पहली एंट्री सोल्यूशन, साथ साथ सोल्यूशन में एंट्रीज देखते जाते हैं, ठीक है। नहीं पूछनी चाहिए थी, कोई नहीं, अजीब सी है, हम भी देख लेते हैं जी। सोल्यूशन देख के सवाल किया इसने, मुझे नंबर बता दो, सोल्यूशन किस सफ़े पे है बता दो, मुझे एंट्रीज करनी पड़ेगी जी। 104 पे। तो ये क्या ओपन किया हुआ था? अच्छा जी सुने, पहली एंट्री क्या होगी, एसिड खरीदा है, तो जिस तरह से कल सिखाया था, क्रूज शिप की बजाय आप बेहतर क्या करो, अलग अलग इंजन डेबिट दोनों कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अलग अलग करके देख लो। इंजन डेबिट, बॉडी डेबिट, डीडी डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। इन्होंने क्रूज शिप कर दी इकट्ठी, कैसे, ये हमने जो अलग अलग बोला है, 840 जमा 535 जमा 60, ये आपने लिखकर उसको बता दिया कि ये हमने इस तरह से टोटल किया हुआ, ठीक है। और सही है, अलग अलग बिल्कुल सही है, अलग अलग में कोई मसला नहीं है। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। एंट्री कर ली हमने, अलग अलग एसिड का पोर्शन डेबिट, अल्टीमेटली बाद में नोट में हमने इकट्ठा किया ही था उसको, ठीक है। या आप क्रूज शिप से एंट्री कर लो, ब्रैकेट के अंदर अलग अलग कॉस्ट भी शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन आई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब अगर एसेट का पोर्शन अलग अलग रखा हुआ तो अक्यूमुलेटेड को भी अलग अलग रख लेना, और अगर एसेट इकट्ठा किया हुआ तो डेप्रीसिएशन को भी। अच्छा, कोई एक काम कर लें, अलग अलग या इकट्ठा, अलग अलग वाले हाथ खड़ा करें, ये अलग अलग वाले हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, ऊंचा रखिएगा, नाम बताएं। हाँ, आप भी बताएं बेटा। साइम, और जी आप बताना। हाँ, एहतिशाम, और जी खुशी खुशी लिखवा रहे हैं, और चलो जी, ये 4 बच्चे कल अलग अलग करके लाना, फिर मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है। अब मुझे चेक करवाना क्लास के बाद, अभी मुझे वो काम करने दो जिसमें ज़रा टाइम कम लगेगा, बच्चों के पास होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, कह के भेजा था लेदर करना, तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि इकट्ठे भी कर सकते हो। तो जब दोनों ऑप्शंस हैं तो अब उस तरफ क्यों ना लेके जाऊँ आपको जहाँ पे आपकी आसानी है, अलग अलग भी करके देख लेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ अलग एंट्री बोल तो रहा हूँ, आप अपनी एंट्री चेक करते हो, मुझे लिखने पे मजबूर तो ना करो ना, ठीक है जी। अलग अलग एंट्री की हमने बोल के, ठीक है। इंजन, डीडी और जो तीसरी चीज़ थी डेबिट कैश क्रेडिट, और इकट्ठा कर दिया क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री आई, मैंने कहा अगर आपने एसेट इकट्ठा रखा है तो अक्यूमुलेशन का भी एक ही हिट कर दो, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। और अगर आपने अलग अलग किया हुआ है तो डेप्शन एक्सपेंस को इकट्ठा डेबिट कर दो, बाकियों को अलग अलग कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पहले काम तो कर लें, आगे जी क्या हुआ, एक गड़बड़ हुई, लेकिन उस गड़बड़ का हमारे एसेट पे शुक्र है कोई असर नहीं पड़ा, ना यूज़फुल लाइफ बदली ना रेजुअल वैल्यूज़ बदली। तो इसलिए मैंने कहा था इसकी एंट्री कर दोगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट जो भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अगला साल आया और ये साल है 2019 का। इस 2019 के साल में और तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साल क्या हुआ,
वो तो साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई ना, साल के दौरान में गए उधर उधर ही आ रहा था मैं, ठीक है। तो इस साल के अंदर और तो कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि रीवैल्यूएशन हुई है साल के एंड पे। तो पहले साल के एंड पे इस एसेट को ले आए। जो 2 महीने सवाल के अंदर उसने लिखा हुआ है कि 2 महीने, किधर लिखा हुआ है, हाँ जी बताया था ये, रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड दिस, द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज, और ऑन यकम मई शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज इट्स बॉडी। तो रिपेयर चलती रही, हमने इसीलिए वो 2 महीने की डेप्रिसिएशन यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं की हुई। हाँ 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 हाँ, वहीं पे ठीक है। ये तो ये किया तो हुआ है। अब तुम कंफर्म कर रहे थे, अल्लाह के बंदे कल बता तो दिया है, ठीक है जी। बोलें बोलें बोलें। क्योंकि आउटपुट मेथड है ना, मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन कभी नहीं रुकती, डेप्रिसिएशन एक बार शुरू हो जाए तो कभी नहीं रुकती, लेकिन आउटपुट मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर तो आनी ही क्या है, आउटपुट। अब अगर तो वो खुद आउटपुट देता है इस साल की तो चुप करके वो ले लेते, कोई फ्रैक्शन हमने नहीं लगाना होता। लेकिन उसने मसला ये किया कि उसने मंथली बेसिस के ऊपर आउटपुट दी हुई थी, और बीच में 2 महीने के लिए उसने शिप को ख़राब करा दिया। वो 2 महीने शिप चली नहीं, तो फिर अगले साल के अंदर हमने 10 महीने की डेप्रिसिएशन, 10 महीने की ऑर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन निकाली। वैसे ऑर्स बनते कितने, 4800, ठीक है। अब वो बाद में देखते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी 7200 की, फिलहाल तो 4800 की ज़रूरत है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है जी। अब वही एसेट है, फिर डेप्रिसिएशन करनी है, तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 18 की, अगेन बोर हो रहे हो क्या, डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब 840 माइनस 40 बिल्कुल वैसे ही करना है, डिवाइडेड बाय, अच्छा बेटा आपके लिए मैं कुछ रिक्शा ही मंगवा देता हूँ, चले ही जाओ जी, इंटू 4800 जी। बोलें नेक्स्ट 19 की है। नेक्स्ट अगला एसेट, 535 माइनस 35 बटा 25, और इसको कुछ भी नहीं करना। बोलें क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर जी 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू कुछ नहीं जी। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, आपस में डिस्कस ना करें, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। ओके जी, 31 दिसंबर 19 वाले साल की ये डेप्रिसिएशन थी। जी कितना, 711, ऊपर वाली चीज़ का आंसर दिया करो जो लिखी होती है। हाँ जी 500। अब इस दिन 31 दिसंबर 19 पर ये एसेट हो गया रीवैल्यू, और अब हर एक का सरप्लस अलग निकालने की मुसीबत में पड़ना पड़ेगा उनको जो अलग अलग लेके चले। अब देखें बात यह है कि मैंने आपको कॉस्ट मॉडल वाला सवाल करवाया था, फिर मैंने आपको कहा था बच्चों ये रीवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है, इसको ट्राई करके आना। अब मैं तो डिस्कस आज कर रहा हूँ ना। हमने जो सवाल किया था एंशिएंट वाटर वाला, उनके अंदर रीवैल्यूएशन नहीं हो रही थी, कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे, तो टेंशन ही कोई नहीं थी, आप अलग रखें या इकट्ठा रखें। अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप करके इकट्ठा कर ही दिया था। नोट में तो मैंने इकट्ठा ही किया था, नोट के अंदर मैंने कहा था कि अलग अलग ना बना लेना कहीं, तो अलग अलग रखना फॉर रिकॉर्ड पर्पस तो चलता है, लेकिन पीपी के नोट के अंदर आपने उसको अलग नहीं रखना था। प्लांट है तो प्लांट ही है, ठीक है। हाँ जी ओके जी। अब रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो टोटल आई कितनी, 1400। 31 दिसंबर 19 पर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी। अच्छा बच्चों, अब ये 1400 ने डिवाइड होना है हर एक के ऊपर, और सवाल ने खुद बता दिया, ना भी बता दो तो हमारे पास बेसिस तो यही थी ना। लेकिन सवाल ने क्या कहा, रीवैल्यू अमाउंट आर द पोर्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर द री। अगर ये बात ना भी करता तो हमारे पास पॉसिबल है ही यही पॉसिबल, ठीक है जी। तो 1400 को बांटना है, टोटल करना पड़ेगा बुक वैल्यूज़ का भी, ताकि उस टोटल की बुनियाद के ऊपर आप बांट सकें। बोलें जी
ठीक हो गया जी। अब ये दो बेसिस हैं, इनकी बेस पे पोर्शन करना है। अब सबसे पहले सरप्लस निकाल लें है कितना, निकाल लें है कितना ताकि उसको बांट सकें। अच्छा सरप्लस को नहीं बांटते, वो तो फिर वो बच्चों को बता दूंगा जिन्होंने अलग एंट्री की, उन्हें बता दूंगा उन्होंने करना क्या है। ठीक है, आप रीवैल्यूड अमाउंट को बांटे, सिर्फ 1400 को बांटना है जी। 1400 को हर एक का हिस्सा दे दें 1400, क्योंकि इस 1400 के हिस्से ने, यानी यूं कह लें इस 1400 ने आगे चलना है फॉर डेप्रीसिएशन। वो अलग बात है कि 1400 अलग अलग होकर अलग अलग बेसिस के ऊपर जाना है, तो 1400 को बांटना है। इधर देखो तो 711 बटा 1250, 711 बटा 1250 इंटू 1400 रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी इंजन की 796.5। ये कैसे निकला है चलो मैं एक बार बता देता हूँ। ये कैसे निकला है जी, 1400 को हमने 711.4 बटा 1250.4 किया, ठीक है, तो ये 796.5 आ गया। ठीक है जी, ओके। ऐसे ही बाकियों के भी बांट दें। 559 अब कर रहे हो पॉइंट्स के साथ तो करो फिर, और 43.7, एक डेसिमल से आगे तो अब ना ही जाओ, बस भी कर दो। अच्छा, अब जिन्होंने अलग अलग एंट्रीज की हैं उन्होंने सरप्लस अलग अलग निकालना था, और उन्होंने फिर सरप्लस की एंट्री भी अलग अलग, मतलब वैसे इकट्ठी कर लेते, यानी कि रियल सरप्लस बढ़ रहा है ना, तो लेकिन नहीं, एसिड भी अलग रखे हैं उन्होंने, एसिड भी अलग रखे हैं, तो उन्होंने एंट्री करनी थी एंजन डेबिट रियल सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, फिर वो डीडी डेबिट रियल सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, वो तीजा जेड़ा भी है वो डेबिट और रियल सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ठीक है, और जिन्होंने इकट्ठा कर लिया वो एंड पे फिर आपको डिसाइड कर लेना क्या करना है। ठीक है, तो जिन्होंने इकट्ठा कर लिया उनकी ज़िंदगी आसान। इकट्ठा बताओ रियल सरप्लस, रिवन सरप्लस बताओ। ये मैंने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी है ना जी, कितना आ गया रीवैल्यूड सरप्लस, 149.6 और ये 149.6 आ गया। ये मैंने इस तरह से बना लिया कि जी ये शिप है, ये शिप है, और ये इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस है। जिन्होंने अलग अलग किया उनको फिर अलग अलग ये कॉलम भी मेंटेन करना पड़ा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सीखा हुआ अच्छा होता है। देखो ना, ये पर्चे में अगर कर जाते तो कितने नुकसान की बात थी, टाइम ज़ाया हो जाता है। एनीवेज, लो जी एंट्री हो गई, एंट्री हो गई। आपने एंट्रीज नहीं लिखवाई, अगले साल की एंट्रीज क्या बनती थी भाई, मेरी तो एंट्रीज आसान है। मेरी एंट्रीज क्या है, डेप्रिसिएशन इकट्ठी डेबिट, टोटल कर लेंगे, डेप्शन इकट्ठी डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये रीवैल्यूएशन का दिन आया 31 दिसंबर 19। इस दिन खड़े होकर पहले मैं ट्रांसफ़र करूंगा, और जितनी डेप्रिसिएशन मुझे नज़र आ रही होगी ना, ये 75.8 और ये 108.8, दोनों को टोटल करें 184.64 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और एसिड क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री हो रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री हो रही है एसिड डेबिट, शिप एसिड डेबिट। ठीक है, एसिड को सामने ही रख लें, एंट्री करते ही एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ठीक है, एसिड डेबिट, क्रूज शिप डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। डन। अब आगे बढ़े जी। अब 31 दिसंबर 20 आया, माना कि यहाँ पर रीवैल्यू हो रहा है एसिड दोबारा, लेकिन पहले यहाँ तक पहुँचाओ तो सही। ठीक है, तो चलो अभी पहुँचाते हैं इसको यहाँ तक। अब मसला बाकियों में इतना कोई नहीं है, क्यों, आपने इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी। ठीक है, 31 दिसंबर 19 पे, यकम अप्रैल 18 को ये खरीदा था एसिड, तो 9 महीने और 1 साल, 1 साल 9 महीने इसके गुजर गए, 1 साल 9 महीने तीसरे के गुजर गए। मसला पहले इंजन वाले में आता है, इंजन वाले में मसला आता है। बाकी मिड ऑफ द ईयर तो हमने सवाल देखे थे, रीवैल्यू हो जाते थे, उनकी लाइफ निकालनी आती थी। ठीक है, अब इसकी रिमेनिंग लाइफ निकालनी है इंजन की, तो जितने आवर्स चल चुकी है क्रूज शिप वो ऐड करने थे, और जितने टोटल आवर्स हैं उनमें से उनको माइनस करना था, और रिमेनिंग लाइफ को ऑनवर्ड्स यूज़ करना था फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब जिन्होंने इकट्ठा नहीं किया, अलग कर दिया, भाई उन्होंने क्या बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, उन्होंने डेप्रीसिएशंस वर्किंग्स की, एंट्रीज़ की, तो भाई उनको भी कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स उसमें से मिल गए होने हैं, अच्छे मार्क्स नहीं भी आए होंगे। तो हाँ, मसला सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ होना है,
चलो कुछ मार्क्स लूज हुए होने, लेकिन ज़्यादा मसला टाइम वेस्टेज का होना है, ठीक है, कि टाइम बहुत वेस्ट हुआ होना उनका पर्चे के अंदर जिन्होंने ऐसे किया होना है। नंबर से ही कटेंगे इसमें। अगर सही नहीं की एंट्री तो सही किए तो फिर ठीक है, सही किए तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, ये सुने 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 सुने, डेप्रिसिएशन निकालनी है जी। 796 अब रेलेवेंट है, 796.5। क्या कहीं उसने जिक्र किया है रीवैल्यूड अमाउंट बदली है? नहीं बदली है तो फिर उसको 40 ही रहने दो, ऐसे ही होता था ना। हाँ हाँ, 796.5 माइनस 40, पहले भी 40 थी, अभी भी 40। यहाँ पे हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ। ये रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं कैसे? हम कहते हैं जी टोटल तो था 50,000 और 2 साल कितना चल गया, इधर से ऐड कर लें या ये देखो इधर से ऐड कर लो आप जी, कितना बनता है ये दोनों का ऐड करके जी? 41। नहीं सर, ये तो रिमेनिंग ये टोटल ये बताओ 8040, ये है ऑर्स वर्कड या ऑर्स चल्ड, कितने घंटे चल गई है ना, ठीक है। और टोटल और जो चलना था उसने वो थे 50, जितने चल्ड हैं वो हैं 80,000 40, तो रिमेनिंग 41,960 रिमेनिंग। ओके, तो 41,960 इंटू, अब इस साल में आए तो इस साल में कोई गड़बड़ कोई नहीं थी, कितना 7200 आवर्स, ठीक है जी। 120। इस दूसरे भाई साहब की डेप्रिसिएशन जरा इधर करके निकाल लें थोड़ी सी जी। 559.8 है, माइनस 35 वैसे ही रखोगे, डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से। ओरिजिनल लाइफ थी 25, माइनस 1.75 गुजर गया, कैसे? 1 साल और 9 महीने, 9/12 करो तो 75 ही बनता है, 0.75 बनता है। तो रिमेनिंग 23.25 ईयर्स रह गए। अब साल ये पूरा ही लेना है, आंसर बताओ। 22.6 करो ना, एक डेसिमल तक ही रहो ना, अब शौक ना हो जाओ। तो अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, उसके बाद जी ये मोहतरम है, इन मोहतरम की डेप्रिसिएशन यहीं पे निकल आएगी, अब जगह बन गई है थोड़ी सी जी। 43.7 है, माइनस 0 हुआ था, डिवाइडेड बाय इनका भी, इनकी 5 साल लाइफ थी, 1.75 गुजर गए तो जी 13 ठीक है। अब ये वर्किंग्स मिटा दूं, नीचे मैंने बुक वैल्यू भी निकालनी है ना, मिटा दूं। आप पर्चे में क्या करते, आप पर्चे में वर्किंग की हेडिंग देते, 1 2 3 4 5 करते जाते और यहाँ फिगर्स के साथ छोटा छोटा 1 2 3 4 5 लिखते जाते, जो कैलकुलेट कर रहे हैं उससे आसानी हो सकती थी, ठीक है। अच्छा जी, अब मसला आता है इस फिगर का, चलो मिटाते नहीं अभी, फिर बाद में मिटा लेता हूँ। आपको पता है एक एंट्री हुआ करती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और वो अमाउंट होती थी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, और वो हम निकाला करते थे नशर से। हम जो एसिड के साथ करते थे वही सरप्लस के साथ करते थे। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, एसिड के 3 हिस्से हैं और हर एक के साथ को वखरा वखरा ही नशर करना पड़ेगा। तो जिन्होंने अलग रखा हुआ है उनको यहाँ थोड़ा सा एज मिल गया, लेकिन उनकी वर्किंग पहले ही बड़ी कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो अब हम ये करेंगे कि हम ये अमाउंट मैनुअली आज निकालेंगे। वो पहली क्लास जिसमें आपको बताया था इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती है, कि अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन क्या होती, और रीवैल्यूएशन हो गई है तो डेप्रिसिएशन क्या हो गई है, और इनका डिफरेंस क्या है, इंक्रीमेंटल या शॉर्ट। सिंपल, सही है ना। तो हाँ जी, पहले हम करते हैं डेप्री जो गिवन है पहले वो लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन, ये तो हम निकाल चुके हैं ना। डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन, इधर देखो 129.8 अभी निकाल के आ रहे हो सामने, 22.6, 13.4 बोलें,
ये आई है डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन के बाद, अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ गई, ये वो वाली है, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन बिफोर रीवैल्यूएशन, यानी कि अगर रीवैल्यूएशन ना होती, हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होती, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़नी थी, ठीक है। क्योंकि माना कि इन दोनों की डेप्रिसिएशन आप ये यूज़ कर लेते, कहाँ गई, 20 और 12 यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये और वाले को थोड़ा सा देखना पड़ना था, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। ये भाई साहब अगर रीवैल्यू ना होते तो डेप्रिसिएशन इनकी आती 840 माइनस 40 बटा 50,000 तो होना ही था ना, ठीक है। इनटू करना था हमने ये वाले 7200 और अगर रीवैल्यू ना होता, और समझ रहे हो, अगर रीवैल्यू हुआ है तो क्या चीज़ डेप्रिसिएट हुई है, 796 रिमेनिंग और पे इंटू 7200। अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती तो ये 711 पे पड़ा होता, लेकिन हम तो वही वाला 840 यूज करते, स्ट्रेट लाइन चल रहा था वो, मतलब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल करते हैं, तो 840 माइनस 40 बटा 50,000 करते, लेकिन मल्टीप्लाई साल में आकर करते 7200 से, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन निकालते हैं, खैर जॉब इकट्ठा ही करेंगे। 840 कैसा लगा सवाल, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 70, ये आ जाएगी हमारी सिर्फ इंजन की डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा सुनो, बाकी भी ऐड कर लो, प्लस ये भाई साहब के तो 20 ही रहनी थी ना स्ट्रेट लाइन, और इसकी 12 ही रहनी थी स्ट्रेट लाइन, तो ये 20 जमा 12 ऐसे ही आ गए ना, टाइम हो जाता है यार, कोई काम थोड़ा सा, 20 जमा 12 जी 150 147 कर लो यार, जो कहो, 0.2। अब मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन 147 होती, रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन 165 हो गई, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, ये है इंक्रीमेंटल वाली डेप्रिसिएशन, कितनी 18 पॉइंट, ये 18.6 से आपने एंट्री पास करनी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। यही थोड़ा सा टफ था और कुछ भी नहीं था, तो एंट्री देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स 18.62, ठीक है, ओके। उसके बाद भाई अब क्या करना है, आप तो मेरे ख्याल में कर ही लोगे, एज अ जूम आउट, 1 मिनट बुक वैल्यू, ये वैसे मेरे ख्याल में आपको शायद चाहिए हो, इतनी पहले पिक्टूरे ले लें, जी स्टूडेंट। मुझे समझ नहीं आया, 1 मिनट रुक जाओ, ये तस्वीरें बना लें जरा दोस्त, ताकि मैं उठ के आऊं। जी क्या फरमा रहे हैं आप, ये तो बेटा फिर वर्किंग और तफसील से करते, मेरे चांद खुद सोचो, फिर यहाँ पे बुक वैल्यू पड़ी होती, यहाँ पे बुक वैल्यू पड़ी होती, यहाँ पे बल्कि ये बुक वैल्यू पड़ी होती, उस पर वो रेट लगाते और फिर वहां से निकाल लेते, मसला क्या, सही है ना। स्ट्रेट लाइन था तो कॉस्ट यूज कर ली, रिड्यूसिंग पैसा तो बुक वैल्यू यूज कर लेते, रेट रूट होता लगा लेते। अच्छा जी, अब अगले साल क्या होना है, वर्ल्ड कप होना है, जी बेटा, बच्चों बुक वैल्यू बता दो, बस 15 1 मिनट और हिम्मत करनी है जी, बस फिर छुट्टी दे दूंगा।
रिसेंट टाइम वाले सवाल जरा खोल के देखने क्या है उनके अंदर। 537.2 ने एनपीओ वाला रहने देंगे, बिल्कुल ही टच नहीं कर सका उसको, वो कल डिस्कस करके सुबह वाली क्लास में फिर होमवर्क दूंगा। जी बेटा मैंने क्या कहा है, मैं कल घर जा रहा हूँ, आज आखिरी दिन है। कितनी बार आपको बताऊंगा वो टेस्ट वाला सवाल डिस्कस करना है मैंने, जिसने भी पूछा है। वो दिन में 4 बार एक सवाल पूछते हैं आप लोग। ये 130 माँ सदके 130। 31 दिसंबर 2020, एक लाइन खाली छोड़िए और रीवैल्यूड अमाउंट लिखिए, लेकिन कहाँ लिखोगे? वो टोटल में, ये टोटल है शिप वाला, ये 1400 पे आया पड़ा है, 1400 पे आया पड़ा है जी नहीं। इसमें से डेप्रीसिएशन वो कितनी टोटल जिसकी एंट्री की हुई है, ये 20 पर 31 दिसंबर 20 पर 165.82। भाई इसकी एंट्री किसने करनी यहाँ पे? 165.82। ठीक है जी। 1 2 1 2 3 4 5 है, शर्म आनी थी तुम्हें जी। 1 2 3 4 पॉइंट 18 सर 2 कर देना ऊपर क्यों करो ओके सुने, अब एसेट दोबारा रीवैल्यू हो रहा है, ठीक है। रीवैल्यू होकर एसेट चला गया है 1000 पर, माशाल्लाह फिर सरप्लस ही है। फिर एसेट क्या तो लॉस आएगा ना। अच्छा मैं उधर पहले में ले सब पहले से कंपेयर कर गया था, क्या हो गया है जी? 230 ये लॉस आ गया। इसने पहले खाया सरप्लस को, और जगह बना लेते हैं, जगह बड़ी, जगह बेच के तो लैपटॉप ले आए। जी बच्चों, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की जगह थी जो मैंने छोड़ी हुई थी। ये देखो उसामा साइम एहतिशाम। अच्छा जी, जी बोलें कितना लॉस? 10 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अभी इसको पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 20 तक की एंट्रियां इससे हो जाएंगी। आगे जाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में नहीं है। आप बस ये एंट्री पास करवा दो। अब पहले एंट्री पास करोगे क्यूमुलेटेड एप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट 165.8 से, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली एंट्री पास कर दो, एसिड क्रेडिट रिवन सरप्लस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो रिवन सरप्लस डेबिट 131 से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 103.2 से राउंड हुआ हुआ है, और एसिड क्रेडिट 234। ये रिवन सरप्लस इन ओसीआई हिट करेगा। ओ भाई ओ बेशरम इधर दे जी। ओके सही है। यार वैसे आप लोगों को लगता है ये एथिकल होता है उस्ताद को ऐसे करना? तो फिर बिस्ती होगी थोड़ी सी बेचारे, थोड़ी सी शक्ल के ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है इसमें। अच्छा सुने, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इसके सामने आ रहा हूं, आपने टेस्ट टॉपर्स को प्राइस मिलेगा सर। आप ही तो लगे सर, तो पता कर सकते हैं टेस्ट में टॉप के लगाते हैं सर, इनको प्राइस देना। पानी डालना है यार। देखो जहन मैंने इसका भी बनाया हुआ था, जहन तो मैंने इसका भी बनाया हुआ था। खामोश हो जाएं।
अच्छा जी, अपनी छुट्टी को लेट ना करें, खामोश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 अब फिलहाल पेंडिंग करते हैं, कल सुबह फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा फ्रेश वाली क्लास में, मतलब नॉर्मल जो होती है इसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब एनपीओ की जो बातें रह गई हैं थोड़ी बहुत कोशिश करके, और फिर ये कल होमवर्क में दे दूंगा। और जाहिर सी बात है फिर कल रिवीजन में डिस्कस हो भी सकता है मैं फ़ौरन कर दूं, या हो सकता है मैं कहूं चलो जी आप लोगों की वजह से इसकी डिस्कशन परसों पे चली जाए। अगला सवाल, वो सवाल नंबर फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, सवाल नंबर आपके लिए रेलेवेंट है ये नंबर 7। कमर लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, फॉलोइंग आर द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट, कबर, आपको कबर याद आनी है, आनी भी चाहिए, सबको याद रखनी चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्लीज। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट आर सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2020 की रेशियोज उन्होंने निकाली हैं, कुछ उन्होंने खुद निकाली हैं, और कुछ गपशप लगाई है ड्यूरिंग द ईयर 21 के बारे में, और कह रहे हैं कंप्यूट क्यूएल रेशियोज 6 नंबर फॉर कंपैरिजन विद 2020। तो पता लग गया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशियोज निकालनी है, हर एक रेशो एक दफ़ा ही निकालनी, ठीक है ना, उन्होंने निकाली हुई है बस एक रेशो, यानी 8 रेशो निकालनी है, इसके 6 नंबर थे। अब बाकी रह गए 9 नंबर, उसके अंदर क्या है, कीपिंग इन व्यू फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट, प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशन। आपको आती हैं, काफ़ी हद तक आती हैं, तो भाई ये दिल जमी के साथ सवाल करना है, ठीक है, बिल्कुल होल हार्टेडली करना है, फिर बाद में सोल्यूशन देखना है, मैं कल डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। वैसे इस बात को जरा पढ़ लें यार, खामोश हो जाओ भाई प्लीज, बेटा आप लोग भी खामोश हो जाओ, थोड़ा सा शर्म कर लो आप लोग भी। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द ईयर 21। QL renewed a large contract with customer. In the renewed contract, extended credit terms are given to customer. कस्टमर्स को अगर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स देंगे तो डेटर डेज बढ़ेंगे, ठीक है, और ज़रा ध्यान करना, चलो ध्यान बाद में आप करना, ठीक है, डेटर डेज बढ़ेंगे, ये पता लग गया। आगे, अ मेजर सप्लायर agreed to reduce prices by 10% on condition of cash purchase only. This reduction helped QL to avoid increase in prices of its, यानी कि उन्होंने कर लिया ये काम, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। क्या वो कहते हैं जी, क्रेडिटर ने कहा अगर कैश परचेज करोगे तो हम कीमत 10% कम कर देंगे, उधार नहीं देंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ ने हेल्प किया इनको कि ये इस प्राइस राइज से बच जाएं, लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ इनको पैसे भी तो जल्दी देने पड़े हैं। अच्छा, तीसरा, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू, अ पार्ट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू वर आल्सो यूज्ड टू रीपे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। पता नहीं ऊपर को डेट इक्विटी रेशो भी शायद पड़ी हो, इंटरेस्ट कवर तो पड़ी ही है, चलें देखेंगे आप लोग। और QL disposed its main warehouse in last month at a gain of 25 सेल प्रोसीड्स आर टेम्परेरली इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो बहरहाल ये कुछ इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए थे, इनको पढ़ के कुछ समझ आए तो कहीं फिट कर लेंगे, 9 में से 3-4 नंबर तो ले ही जाएंगे आप लोग, ठीक है। और ऊपर 6 नंबर की कैलकुलेशन में आपने मार खानी नहीं है, तो 17 नंबर में से आपने लेने कितने थे, 11 से 12 नंबर इंशाल्लाह। जी बेटा, बेटा प्लीज चुप करें जी, क्या फरमा रहे हैं बेटा, 2020 की उन्होंने करके दी तो हुई हैं, उसी के साथ मैंने आपको यही अर्ज किया कि आपने 8 रेशोज कैलकुलेट करनी है, 8 रेशोज बस एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में करना है वो भी चांद ही है, ऊपर वाला कमर था, ये चांद है, एक ही बात है। सवाल बड़े मजे का है, ये ICAP की रिसेंट टाइम का क्वेश्चन पेपर है, काइंडली डाउनलोड कर लीजिए, अब तो कर लीजिए, अब क्या रह गया है, ठीक है, पड़ा हुआ है तो उसको ओपन कीजिए, बुक में भी एंड पे। अच्छा सुने, लेकिन आप पेपर डाउनलोड कर लें, अच्छा है, जरा पेपर की शक्ल भी देखें ना कैसी होती है। अच्छा सुने, चांद लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन यकम जनवरी 20
विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 500। ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं जितना अलाउड है आपको मेमोरेंडम में लिखा होता है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि इतना आपने इशू भी किया हो, ये मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके अंदर अंदर रह के आप इशू कर 500 तक आप इशू कर सकते हैं। 500 मिलियन रुपीस, 500 मिलियन या 50 मिलियन शेयर्स तक आप इशू कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड आर एज फॉलोज। ऑन यकम मार्च 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड फॉर 18 ईच, ये पूरे पैसों वाले हैं। यकम अक्टूबर पे बोनस इशू है, इसकी मार्केट प्राइस का हमें क्या करना देखेंगे ना आप। यकम सितंबर को राइट इशू है। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, कुछ प्रॉफिट रीवैल्यूएशन ट्रांसफर एसओसीआई के अंदर ऐसे सवाल किए थे, ठीक है। अभी तक तो स्टेटमेंट चेन इक्विटी का सवाल ही चल रहा है। आगे कहता है आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट, ओ तो अड्डा पल्ला हो जाए, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंस्टॉलेशन। अब यकम अगस्त 20 की गलती है, पकड़ी गई है 21 के अंदर, तो ये तो प्रायर ईयर एरर है, तो IS 8 नहीं है बेटा। 31 दिसंबर 21 के अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद इट वाज पता लगा कि इंस्टॉलेशन रिलेटिंग टू प्लांट कैपिटलाइज ऑन यकम अगस्त 20 वाज रॉन्गली एक्सपेंस्ड आउट। पढ़ लेना ना, सवाल आपने करना है ना, मैंने थोड़ी करना है, मैंने तो कल करना है सवाल, ठीक है। तो ये प्रायर ईयर एरर है, इसलिए IS 8 भी आ गए। ऊपर IS 1 चला था, IS 8 आ गए, ये तो हम मिक्स करते ही होते थे, ठीक है। तो 9 नंबर का तो वही सवाल है, प्रिपेयर CL स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी फॉर द ईयर 21 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। टोटल मत बनाना, उन्होंने कहा, मेहरबानी उनकी, ठीक है। आगे कहते हैं कंप्यूट CL बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS टू बी डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 21 एंड 20। 2 साल की EPS निकालनी थी, ठीक है। तो कोशिश तो करने में हर्ज नहीं है। फिलहाल NPO वाला सवाल रहने दें, मेरे प्लान में था लेकिन रहने दें आप, ठीक है। अब इधर देखें बेटा, ये मैंने ICAP का ओरिजिनल पेपर ओपन किया हुआ, गैरतमंदो चुप कर जाओ। मैंने ICAP का ओरिजिनल, वो चुप कर गए हैं जो थे, ओरिजिनल पेपर ओपन किया हुआ है। आप लोग बुक के एंड पे देख लें, अगर क्वेश्चन मिल जाए पेपर तो अच्छी बात है, वरना आप भी ICAP की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ICAP के पास पेपर में रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर सफ़ा नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 चांद लिमिटेड और सफ़ा नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन 7 कमर लिमिटेड, ये भी आपका होमवर्क है अलॉन्ग विद हयात इंडस्ट्रीज, और छोटा सा इम्पेयरमेंट का सवाल। अल्लाह हाफिज़।